मैंने पहली बार जब किसी अथॉरिटी को फ़ोन किया, कोई डीएम था कहीं का, तो मुझसे पलट के पता है क्या पूछता है? बोले सर ये कौन सा एनजीओ है? बच्चे का रेप हुआ, बच्चे की लाश फेंक दी, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया, खुद उस लड़के के साथ भाग गई थी। मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं, रेप को जस्टिफाई कर रही है। तो मुझे मोदी जी ने जो काम दिया था वो इस पूरे ट्रैफिक के बीच में ट्रैफिक कांस्टेबल का ही दिया। अनाथ आश्रमों में रहने वाले बच्चों के सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2019 के भाजपा के मैनिफेस्टो में वायदा किया था। उससे पहले कभी ऑडिट नहीं हुआ था ना। तो ये तमाम तरीके के आंदोलन जीवी लोग जो हैं वो यूनिसेफ में अड्डा जमा के बैठे हुए हैं और आज भी यूनिसेफ देश विरोधी कामों में लगा हुआ है। यार तुम ये कलावा वलावा पहन के जो है बैठोगे तो इमेज खराब हो जाएगी। अपने कलावा, कड़ा और धार्मिक निशानियों को छुपा करके तिलक कभी नहीं लगाते थे जब अर्जुन सिंह और कपिल सिब्बल जैसे लोग वहां बैठे हुए। मुझे जानना है कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते क्या है? मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं कि सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं कि इंसान को जो बनाया वो मनुष्य के रूप में उसको मांस के लोथड़े से बना दिया गया, या फिर पृथ्वी चपटी है? हाँ, धरती चपटी है। इन चिल्ड्रन होम को चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार पैसे दे रही थी। क्या? हाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ आज पॉडकास्ट में एक बेहद खास शख्सियत मौजूद है, एनसीपीसीआर के फॉर्मर चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो। और इससे पहले कि मैं उनका स्वागत करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये पॉडकास्ट मैं अब से 10-15 दिन पहले कर रही होती तो शायद मैं कहती चेयरपर्सन ऑफ एनसीपीसीआर। बहरहाल स्वागत है सर आपका। नमस्कार। 16 अक्टूबर को आपने अपना कार्यकाल पूरा किया है जी। तो पहले तो मुझे ये बताइए कितने साल तक आप इस कार्यकाल में आप रहे हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मैं इस नेशनल चाइल्ड कमीशन का लॉन्गेस्ट सर्विंग पर्सन रहा हूँ और मेरे साथ एक सौभाग्य और जुड़ा हुआ है यहाँ काम करने को लेकर के कि भारत में कमीशंस के इतिहास में मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति था जो किसी कमीशन में पहले मेंबर बना। फिर लगातार 2 बार मुझे सरकार ने यहाँ पे चेयरपर्सन के रूप में काम करने का दायित्व दिया। तो 9 साल तक इस आयोग से मेरा रिश्ता रहा। तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग पीरियड था। पहले मैं मेंबर एजुकेशन रहा और उसके बाद चेयरपर्सन 2 बार। तो ऐसे कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि एनसीपीसीआर क्या काम करता है, कैसे काम करता है। अगर प्रियांक कानून को खुद बताएं कि कैसे काम होता है। देखिए, जब मैं यहाँ एज मेंबर आया, मैं आपको बिल्कुल 2015-16 की बात बताता हूँ। अभी तो फिर भी बहुत पता है कि आप बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो पोस्ट छोड़ने के बाद बुला के बात कर रहे हैं। पहले हाल ये था कि कहीं से कोई शिकायत आई तो मेरी हमेशा जो अप्रोच है वो थोड़ी डिफरेंट रही है। अगर किसी बच्चे की कोई पीड़ा आई है तो चिट्ठी विट्ठी तो जाती रहेगी, फ़ोन करके उसकी पीड़ा का समाधान तत्काल करना आवश्यक है। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि दिसंबर 2015 में मैंने पहली बार जब किसी अथॉरिटी को फ़ोन किया, कोई डीएम था कहीं का, तो मुझसे पलट के पता है क्या पूछता है? तो बोले सर ये कौन सा एनजीओ है? तो तब हालात बहुत बुरे थे और एटलीस्ट आज की तारीख में जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो देश के 800 ज़िलों की डीएम हो, चाहे वो अलग अलग 14-15 डिपार्टमेंट्स जो बच्चों से जुड़े हुए हैं उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ हों, या भारत सरकार के विभिन्न 13-14 मंत्रालय हों, कमीशन को सब जानते हैं। कमीशन के जो एक्ट है उसमें संसद ने शक्तियाँ दी थी। उन शक्तियों का उपयोग जो है अगर नहीं कीजिएगा तो अथॉरिटी नहीं बनती। तो हमको उपयोग करने के लिए कई बार अपनी सीमाओं के पार भी जाना पड़ा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितनी शक्तियाँ, ये एक इंटरेस्टिंग टास्क था मेरे लिए कि एक्ट में जितनी भी शक्तियाँ हैं, देखिए
सम्मान करने की शक्ति, ठीक है। सरकार ना माने कोई सी तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच करने की शक्ति, किसी भी राज्य की। किसी भी राज्य की। ठीक है। या अगर सरकार मान ही नहीं रही कोई बात, तो भारत की संसद को स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराने की शक्ति। तो शक्तियां अथाह थीं, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ था। मुझे इस बात का संतोष है कि एक्ट में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जितने प्रावधान थे हैं, हर एक प्रावधान का हमने पूरा पूरा इस्तेमाल किया, और ये सोच के किया कि इस एक्ट, जैसे एक व्हीकल है, एक्ट क्या है? एक व्हीकल, वो व्हीकल है जो बच्चों को सर्व कर रहा है। अगर उसका पूरा एक्सीलेटर नहीं दबाएंगे तो पूरी गति से काम ही नहीं करेगा। तो हमने पूरा एक्सीलेटर दबा के पूरी गति से काम करके बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने का काम किया। ये वाक्य बहुत मज़ेदार है, जो हमने पहली बार उस शक्ति का उपयोग किया। और मुझे लगता है कि और कोई उदाहरण मुझे किसी आयोग का ऐसा दिखा नहीं जब भारत की संसद को स्पेशल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो। अच्छा। पश्चिम बंगाल के मामले में राज्य सरकार खुद ही बच्चों के अधिकारों का इतना हनन कर रही थी। और ये तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाले मामले में आप लोगों ने ममता बनर्जी का स्वभाव देखा, तब देश को पता चला। मैं ये बात 3 साल से लगातार कह रहा हूँ कि बच्चों के साथ होने वाले रेप के मामले में ममता बनर्जी जो है वो असंवेदनशील महिला है। मैंने ये बात लिख के भारत की संसद को 2024 की शुरुआत में दी है, और पूरी की पूरी सीरीज ऑफ इवेंट लगाई है। बच्चे का रेप हुआ, बच्चे का मर्डर हुआ, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया कि उसका तो अफेयर था। बच्चे का रेप हुआ, बच्चे की लाश फेंक दी, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया खुद उस लड़के के साथ भाग गई थी। बच्चे का रेप हुआ, बच्चे की लाश को पुलिस ने सड़कों पर घसीटा, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया कि ये जो बच्ची थी वो खुद ही उस लड़के के साथ दोस्ती किए हुई थी। अब आप बताइए, 18 साल से कम उम्र की बच्ची, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 16 साल की बच्ची जो है, उसको मरने के बाद उसके बारे में ये बोलना, एक लड़की के बारे में ये बोलना कि वो खुद ही व्याभिचार कर रही थी किसी आदमी के साथ, इसलिए उसका मर्डर हुआ। मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं, रेप को जस्टिफाई कर रही हैं। और इन सारी घटनाओं में केवल एक चीज कॉमन थी, जो आरोपी था वो या तो उनकी तृणमूल कांग्रेस का कैडर था, या वो उनकी वोट बैंक की राजनीति के लिए अल्पसंख्यक समुदाय का नुमाइंदा था, मुसलमान था। इन सब मामलों में उन्होंने आरोपी को बचाने के लिए अपनी सरकार की प्रतिष्ठा को ताक पर रख दिया। हमने सारे मामलों की गिनती करके भारत की संसद को बताया कि एक मुख्यमंत्री लगातार ऐसा कृत्य कर रही है। तो आयोग के पास अथाह शक्तियां हैं, कोई अगर उपयोग करे तो बच्चों की वाकई में मदद की जा सकती है। आप एक पद पर हैं या आप एक पद पर थे, वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले आप एक इंसान हैं। जब आपके सामने ये सारी चीजें, जैसे संदेश खाली में हमने देखा ममता बनर्जी का एक अलग, और फिर ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज का आपने जिक्र किया, इस केस में शुरुआती दौर में ममता बनर्जी का रुख हम सबने देखा, जिसको हमने सिर्फ इस तरीके से लिया कि ठीक है वोट बैंक की राजनीति होगी। अंदर की बातें जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपको कभी गुस्सा नहीं आया, कभी सिर्फ ममता बनर्जी के लिए नहीं, इस केस में या और राज्यों से जब इस तरीके के मामले आते हैं कि मतलब कैसे इंसान है, कैसे इस पोजीशन पर बैठे हैं एक इंसान होने के तौर पे, कभी देखिए, गुस्सा नहीं मैं आया? पश्चिम बंगाल में तो आपको बता सकता हूं कि तिलझला करके एक पुलिस स्टेशन है कोलकाता के पास, वहां मुझे एक इंक्वायरी के लिए जाना था, और एक बच्ची की मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी, रेप के बाद हत्या हुई थी। हम लोग थाने में बैठे थे। उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है। ये बात है 2023 की। मुझे आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय जाना था। मैंने समय मांगा था, मुझे समय मिला था, लेकिन ये घटना हुई तो मुझे आदेश आया कि नहीं, आपको जो है, जो काम है वो पहले करके आइए। तो मैं कोलकाता आया। मेरी मंत्री ने मुझे कहा कि पहले यहाँ जाना ज़रूरी है, तो मैं गया। आप कल्पना करिए कि थाने के अंदर बैठ के हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, वैसे विक्टिम बच्चे के माता पिता से हम बात कर रहे थे। विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील ना होने को लेकर अनेक कानून, हाँ,
राहुल गांधी पे इसी मामले में एक एफआईआर हम लोगों के इंटरवेंशन पे दर्ज हुई थी। तो वहाँ पुलिस वालों ने छुपाकर कैमरे लगा दिए और पुलिस छुपाकर कैमरों से विक्टिम की साथ हमारी बातचीत की पूरी प्रोसेस रिकॉर्ड कर रही थी। जब हमने विरोध किया तो पुलिस ने मेरे ऊपर हमला किया, मारपीट की, झगड़ा किया और मुझे बाहर आने से रोका। किसी प्रकार में बाहर आया, खूब मारपीट हुई वहाँ पे अंदर। तो उसके बाद एफआईआर हुई, वो जो पुलिस वालों ने मेरे पे हमला किया था उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई। लेकिन ममता बनर्जी का जो रुख है वो, अगर उनके खिलाफ बात हो रही है, भले ही किसी के हक में हो, वो आपको मरवा देगी जान से। अगर एक आयोग के अध्यक्ष के ऊपर पुलिस थाने के अंदर जानलेवा हमला करवा सकती है तो वो किसी को भी मरवा सकती है। आपने सवाल गुस्से को लेकर के किया था। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि 2015 के पहले प्रियंक कानून को कुछ और था, लेकिन यहां जो मैंने काम किया, मैंने उन बच्चों के लिए काम किया, उन बच्चों के साथ काम किया जिनकी पीड़ा का, जिनके कष्ट का, जिनके दुख का, जिनकी तकलीफ का अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। अनाथ बच्चे, आप सोचिए जरा, 3 साल की बच्ची जिसने 15 दिन के अंदर अपने दादा दादी, माता पिता दोनों, चारों को खो दिया, और उसकी संपत्ति के ऊपर परिजन इस तरीके से लड़े कि उसको अनाथ आश्रम में डाला है। क्रोध नहीं आएगा? 3-3 साल की, 4-4 साल की बच्चियों का रेप करने वाले अपराधी खुद को जस्टिफाई कर रहे थे, क्रोध नहीं आएगा? आसाम से ट्रैफिक करके लाई हुई लड़की चरखी दादरी में बेच दी गई, मल्टीपल रेप हुए, बमुश्किल एक चिल्ड्रन होम में आई। चिल्ड्रन होम में रखने के बाद जो आरोपी थे वो हरियाणा की दबंग जाति के थे। वहां जो बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष थी वो भी उसी जाति की थी और एक नेता की बेटी थी। वहां जो लीगल प्रोविजन ऑफिसर था वो भी उसी जाति का था। इन दोनों ने मिलके वो आसाम से आई हुई नाबालिग रेप विक्टिम लड़की से जो ट्रैफिक करके बेची गई थी, जिसको मोहम्मद इरफान नाम का आदमी प्रेम जाल में फंसा के लेकर आया था, उससे ये समझाया कि तू बयान वापस ले ले। उन लोगों ने जिनका जिम्मेदारी थी न्याय दिलाना, गुस्सा नहीं आएगा? ऐसी लाखों कहानियां हैं जिनमें गुस्सा आना चाहिए। लेकिन बात, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि इस आयोग में काम करते हुए मैंने खुद को परिष्कृत किया। इतना दुख देखने के बाद आपका गुस्सा आना बंद हो जाता है। आपको जब ये काम आप करते हो दूसरों के दुख में अपना दुख समझ के, तो ईश्वर आपको शक्ति देते हैं कि आपका गुस्सा ईश्वर प्रदत्त शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप ज़्यादा लगन से, ज़्यादा उत्साह से, ज़्यादा मेहनत से वो काम कर पाते हो जिसके लिए ईश्वर ने आपको चुना है। और मेरा मन श्रद्धा से भरा हुआ है प्रधानमंत्री जी के लिए कि जो मेरे अंदर एक आध्यात्मिक चेतना का विकास इतने सालों में हुआ, उससे मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया और मैंने कोशिश ये की है कि जितना समय में क्रोध करने में बेकार करूँगा उतने समय में हो सकता है एक और बच्चे की मदद कर लूँगा। तो बच्चों की मदद करना ज़्यादा ज़रूरी बात थी। नहीं तो क्रोध करने के लिए तो आप पूरी रात यहाँ पे बैठ के 2 दिन 3 दिन घटनाएं सुनते रहेंगे। एक धार्मिक संस्था चलाने वाले लोग, मदर टेरेसा को जानते हैं? बिल्कुल। संत के रूप में मान्यता है उनकी, पूरा भारत उनको पूछता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। हम सबके पढ़ाई के दौरान, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने के दौरान उनका नाम ही जब भाई वो तो जब भारत आई थी
तो समाज सेविका थी, भारत से गई तो संत थी। ये भारत था ना जिन्होंने मदर बनाया। संत से भी ऊपर ओहदा किसी का है तो मदर का है। उनके नाम पे जो लोग संस्था चला रहे थे झारखंड में, उन्होंने रेप विक्टिम लड़कियों को अपने यहां रखा, नाबालिग लड़कियों को, उनके बच्चे डिलीवर कराए, उन डिलीवर किए हुए बच्चों को बेच दिया, और ऐसा कम से कम 200 लड़कियों के साथ किया। मुझे 2 लड़कियों के स्टेटमेंट मिल पाए। हम उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आए। अनफॉर्चुनेट ये रहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपनी बात नहीं समझा पाए, और जजेस ने ये मान लिया कि हमारा कोई एजेंडा है। सीरियसली हमारा एजेंडा केवल ये था कि बच्चों की मदद हो सके, लेकिन कोर्ट ने टिप्पणी भी की कि हमको अपने एजेंडे में मत घसीटिए, मिशनरी ऑफ चैरिटी का नाम देख करके। खैर, हमने फिर से झारखंड सरकार को बोला है कि सारे विक्टिम्स को ढूंढो। लड़की ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि चाकू की नोक पे उसके साथ बलात्कार हुआ, वो प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद उसको हॉस्पिटल वाले ने, नर्सिंग होम वाले ने मिशनरी ऑफ चैरिटी भेजा, मिशनरी ऑफ चैरिटी ने रांची भेजा, वहाँ उसका बच्चा भेज दिया गया। लड़की के बयान हैं, कोई एजेंडा नहीं था, बच्चों को न्याय दिलाना एजेंडा था। लेकिन लड़ाई है, चलेगी। मुझे तो लगता है कि ये तो बहुत लंबी लड़ाई है जो बहुत आगे तक जाएगी। ये तो अभी आप कुछ मामले बता रहे हैं। देखिए, लड़ाई तो इसमें जीवन लगेंगे, इसमें। और अकेले प्रियांक कानून को क्या कर पाएंगे? नहीं, मैं अकेला नहीं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से एक बात बता सकता हूं कि मैंने 9 साल जो काम किया है, हजारों एक्टिविस्ट के अंदर प्रियंक कानून को जिंदा रहे, वो व्यवस्था मैंने की। आप सोचिए, जिस कमीशन के पास साल में 2000-3000 शिकायतें आती थी, वहाँ 1 लाख शिकायतों का निपटान भी हमने किया। शिकायतें बढ़ाई मतलब प्रियंक कानून को बढ़े। हर एक व्यक्ति जो एनसीपीसीआर को शिकायत करने में सक्षम हुआ है, वही प्रियंक कानून हुआ है। तो अवेयरनेस जनरेशन के लिए मेरा तरीका थोड़ा सा अलग था। आप ड्राइव करती हैं? जी। अच्छा बताइए, एनसीआर के बाहर ड्राइव करते हुए सीट बेल्ट पे इतना ध्यान रहता है कि नहीं? हमको पता होता है कि कोई इतना ध्यान नहीं देगा। अच्छा, बाकी जान दिल्ली अच्छा NCR अच्छा सीट बेल्ट लगाने से जान किसकी बचेगी? फिर भी अगर ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा होता तो हम हटा लेते हैं। तो मुझे मोदी जी ने जो काम दिया था, वो इस पूरे ट्रैफिक के बीच में ट्रैफिक कांस्टेबल का ही दिया था कि यहाँ आने जाने वालों के चालान काटने। तो कानून की अवेयरनेस का सीधा तरीका ये होता है कि कानून का पालन कराया जाए। यहाँ पे 24 घंटे चलना चाहिए कि अगर ये गलती करी तो कोई पकड़ लेगा। वो डर हमने उन सब के दिलों में बनाने का काम किया है जो बच्चों का शोषण करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी एक्सप्लॉयटेशन कहाँ रुका है? कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन छोटे छोटे, मैं बहुत बयान सुनती थी और बहुत समझदार लोगों के मुंह से मैंने वो बयान सुने। उसके कपड़े ऐसे थे, उसने ड्रेस ऐसा पहना था, वो लेट नाइट पार्टी कर रही थी। और आप देखिए ना, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। तो सेक्सुअली एक्सप्लॉयट तो बच्चे आज भी हो रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। देखिए, लोगों की मानसिकता बदलने में पीढ़ियां लगेंगी, लेकिन कानून का डिटरेंस जब तक नहीं बनेगा, डर बनाना पड़ेगा। मोदी जी ने जो काम किया है वो उनके पहले भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की शासन व्यवस्था में बच्चों के साथ रेप करने पर मृत्युदंड देने का विधि द्वारा प्रावधान था। वो प्रावधान पॉक्सो एक्ट के माध्यम से मोदी जी दोबारा लेके आए। तो जब 2-4 हजार फांसी लगेंगी तब डर बनेगा। उसके लिए जुडिशरी को विधायिका के साथ, कार्यपालिका के साथ, सबको एक साथ काम करना होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमको उस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा कि हर पापी का एक फ्यूचर होता है। हमको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो विक्टिम का भी एक फ्यूचर था जो ये पापी खा गया, इसलिए इसको समाज में जिंदा रहने का हक नहीं है। मृत्यु दंड की संख्या बढ़ाने से ही बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं रुकेंगी।
लेकिन दिक्कत और अफसोस की बात तो ये भी है कि हम जिसके साथ गलत हुआ है उसको अब आप हम आपस में भी उसको विक्टिम ही कह रहे हैं, क्योंकि हम कैसे ना कैसे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ही कि ये विक्टिम है। लेकिन विक्टिम वो क्यों हुई? उसे क्यों गलत निगाहों से देखा गया? उसकी पहचान छुपाना, उसको पर्दे में रखना, तुम बाहर मत, सब चीजें उसके लिए। देखिए, कानून की भाषा में तो हम उसको विक्टिम बोल रहे हैं। ठीक है। कानून ये कहता है कि सामाजिक ढांचे में उसका पुनः रिहेबिलिटेशन हो पाए, इसके लिए उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना। ठीक है। अब बताइए, कांग्रेस के इतने बड़े नेता राहुल गांधी एक रेप विक्टिम लड़की जिसका मर्डर हुआ, उसकी लाश पे बैठ के राजनीति कर रहे थे, आइडेंटिटी रिवील कर रहे थे। हमको इंटरवीन करना पड़ा, एफआईआर करानी पड़ी। तो जब इस प्रकार के लोगों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई होगी, अब राहुल गांधी का एफिडेविट देखिएगा इलेक्शन में जिन्होंने फाइल किया है, पॉक्सो के आरोपी हैं वो। तो इस तरीके की कार्रवाई जब समाज में बैठे ऊंचे लोगों पे होगी, तब सख्त संदेश जाएगा। कानून का जो दंड है वो एक बराबर चलना चाहिए सबके लिए। सबके। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मौजूदा स्थिति बच्चों की कैसी है हमारे देश में? क्या हम उन्हें ये कह सकते हैं कि वो डेवलप हो रहे हैं, या बहुत अभी उन पर काम करने की जरूरत है? सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन एक ही तरीके से नहीं होता, यहाँ तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत जोर से चलती है और तमाम तरह की चीजें हैं। हर क्षेत्र का अगर आप आंकलन करेंगे तो क्या हमारे देश के बच्चे सही जा रहे हैं या बहुत जरूरत है काम करने की? देखिए, ये बात सही है कि काम करने की बहुत ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि हमने अभी दिशा अपनी ठीक की है। क्या होता था कि भारत में जब बाल अधिकार की बात होती थी तो यूरोप के मॉडल उठा लिए जाते थे, बड़े बड़े एनजीओज आ जाते थे, उनका पैसा लग जाता था, यूनिसेफ जैसी संस्थाएं आ जाती थी, और एक पूरा का पूरा, मैं साफ शब्दों में कहूँ तो फंड की चोरी चकारी का मैकेनिज्म काम कर रहा था, जिसमें बच्चों की चिंता किसी को नहीं थी। भाई, भारत में बच्चों के संरक्षण और संवर्धन का प्राथमिक दायित्व किसके पास होना चाहिए? सरकार के पास या परिवार के पास? क्या परिवार को इन्वॉल्व किए बिना आप बच्चों का संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित कर सकते हैं? तो हमारे यहाँ तो बच्चों से अलग परिवार को देखा जाता था, बच्चे को साइलो में देखा जाता था। अब आपने वो फिल्म देखी है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे? वो हकीकत है। वहाँ पे यूरोप में कई देशों में ऐसा नियम है कि एक सर्टेन एज के बाद अगर बच्चे को अलग बेडरूम नहीं दिया तो स्टेट के लोग बच्चे को, सरकार के लोग बच्चे को ले जाएंगे, अनाथ आश्रम में रख लेंगे, क्योंकि वो ये मानते हैं कि बच्चा अगर अपने माँ बाप के साथ भी सो रहा है तो वो प्रोस्पेक्टिव रेपिस्ट के साथ सो रहा है। भारत में परिवार के अंदर रेप होते हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, ठीक है। लेकिन भारत में तलाक की दर अभी यूरोप जैसी नहीं पहुंची है। बिल्कुल। अब आप कल्पना करिए कि जिन देशों में तलाक की दर 70%, 74%, 75%, 50% हो गई है, वहां बच्चे के 8-9 साल का होते होते तो वो दूसरे तीसरे स्टेप फादर स्टेप मदर के साथ होता है। तो रिश्तों का कोई बंधन, कोई मर्यादा है नहीं। कम से कम भारत में अभी मर्यादा है, भारत में मर्यादा है। भारत में घरों के अंदर उतनी साइलोज वाली स्पेसेस नहीं है अभी भी। भारत में हम जिनको इमीडिएट फैमिली, देखिए अब ये भी बहुत मजेदार बात है, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, इनको जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है वो एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं। हमारे यहाँ ये इमीडिएट फैमिली है। इमीडिएट फैमिली का भारत में कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कानून के लिहाज से, अच्छा, सामाजिक लिहाज से था। तो गांधी जी से लेकर के सारे लोगों ने जो बात कही वो ये है कि भाई कानून वो होगा जो सामाजिक मर्यादा के भीतर रह के लोगों को एक नियम पे चलने के लिए आगे ले जाएगा। वही धर्म है, वही कानून है। तो आप दूसरे का कानून थोड़ी अपने यहाँ लगा सकते हो भाई। अब भारत में मोदी जी ने 2015 में आकर के जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर देना चालू किया, तो एक एक कमरे का घर सबको मिल रहा है जब सरकार दे रही है। अब ऐसे में आप बोल रहे हो कि अलग बेडरूम दो बच्चे को 8 साल की उम्र में, नहीं तो बच्चे को ऑर्फनेज में रखेंगे। अच्छा, ऑर्फनेज में बच्चे को पालना धंधा था। मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताऊंगा ये बात कि हमने जब ये बोला कि जो बच्चे अनाथ आश्रम में रखे गए, ये भारत में पहली बार हुआ है कि अनाथ आश्रमों का सोशल ऑडिट हुआ, वो हमने किया।
अनाथ आश्रमों में रहने वाले बच्चों के सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2019 के भाजपा के मैनिफेस्टो में वायदा किया था। उससे पहले कभी ऑडिट नहीं हुआ था ना, तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, किसी को कोई जानकारी नहीं। खबर आती थी मुजफ्फरपुर में रेप हो गया, देवरिया में रेप हो गया, जाके कोई नहीं देखता। तो हमने सुनिश्चित किया कि जाके देखने का तंत्र काम करे। आप कल्पना कर सकती हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जा रही है सत्ता पाने के लिए और अपने मैनिफेस्टो में ये लिख रही है कि हम अनाथ आश्रमों की संरक्षण के लिए एक प्रणाली विकसित करेंगे उन बच्चों के लिए जो वोटर नहीं है। ये भाजपा ने किया, ये प्रधानमंत्री जी ने देश से वायदा किया 2019 के इलेक्शन में, हमने उसको पूरा किया। मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन तैयार किए, 6,500 इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स। अभी जिस दिन मैंने कार्यभार छोड़ा है उस दिन तक 6,500 इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स मेरे पास थी। हर चीज़ की पोर्टल बनाए। तो खैर आयोग में तो इतना काम हुआ है, आज 8-10 पोर्टल हैं, 10 SOP और गाइडलाइन बनाई हैं, खूब सारा काम किया हमने। जितना काम कर सकते थे उससे ज़्यादा काम किया है। तो जहाँ पे नीतिगत कमियाँ थी, जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए पॉलिसी नहीं थी, हमने बनाई। जैसे स्कूल सेफ्टी के लिए मैनुअल नहीं थे, हमने बनाए। जैसे पॉक्सो के पीड़ितों को मुआवजा मिले, उनका रिहेबिलिटेशन इंश्योर हो, उसका निगरानी तंत्र नहीं था, हमने बनाया। अनाथ आश्रमों को मैंने आपको बताया ही, हमने बनाया। पहली बार ऐसा हुआ भारत में कि जो भारत सरकार की ग्रांट जाती है तो अनाथ आश्रमों में बच्चों को रखने से ज़्यादा ग्रांट भारत सरकार ने उस मद में दी जहां परिवारों में बच्चों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार मदद करती है। अच्छी हमने 645 NGOs के फॉरेन फंडिंग अकाउंट खंगाले। कब? जब हमने कहा कि बच्चे जिनके माँ बाप हैं उन्हें घर भेज दो। तो जानती हैं क्या हुआ? तिस्ता सीतलवाड़ एक एक्टिविस्ट, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट है, उसने आंदोलन शुरू कर दिया। तमाम NGOs ने आंदोलन शुरू किया। इनको तकलीफ क्या है, क्यों पेट में दर्द है, बच्चे माँ बाप से मिलेंगे। तो 645 NGOs के हमने अकाउंट देखे, उनको उस साल 954 करोड़ रुपए आया था। एक बच्चे के नाम पे 2 लाख से लेकर 6 लाख रुपया कमाया था। धंधा था। नलगोंडा के चर्च के डायसिस के पास हमको एक जो है एग्रीमेंट मिला है कैनेडियन एजेंसी का कि जो बच्चे यहाँ रहेंगे उनका खर्चा उठाएगा कनाडा का चर्च। कनाडा का चर्च उनको, इन बच्चों को खाना, पोषण, शिक्षा, कपड़ा, शेल्टर और धर्म देने के बदले पैसा देगा। धर्म अब धर्म बिकाऊ चीज हो गई। तो ये तमाम तरीके की चीजें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कानून अब सख्त बने हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, चाइल्ड लेबर एक्ट है, चलना शुरू किया है, सफर लंबा। अभी मैं कुछ और पूछना चाह रही थी, उस पर बाद में आऊंगी, लेकिन आपने यूनिसेफ का भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। यूनिसेफ के जो कर्मचारी हैं वो कुछ ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व हुए जो भारत विरोधी थी, या फिर POK को वो लोग क्या आजाद कश्मीर कहते हैं? मैंने कहीं पर पढ़ा था, क्या ये आपकी दोनों बातें एकदम ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वो लोग आजाद कश्मीर डिक्लेयर कर चुके हैं अपने डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। हमने जब उनको नोटिस किया बकायदा, तब उन्होंने वेबसाइट से रिपोर्ट हटाई। तो देश की संप्रभुता के लिए यूनिसेफ जैसी संस्थाएं खतरा है। जब CAA के खिलाफ शाहीन बाग में वो जो तमाशा हो रहा था, उसमें यूनिसेफ में काम करने वाली महिलाएं भी जाके बैठ के नारे लगा रही थी कि मोदी जी हमारी आज़ादी छीन रहे। अरे तुम यूनिसेफ में काम कर रहे हो, बिना टैक्स का पैसा पा रहे हो। UN के एम्प्लॉयज की कमाई पर टैक्स नहीं है, भारत सरकार ने एग्जम्प्ट कर रखा है। बिना टैक्स की तनख्वाह, लाखों रुपए की तनख्वाह। और जिसको मैं बोल नहीं रहा आपके चैनल पे कौन कौन सी गैंग कहा जाता है, वो सारी गैंग में शामिल लोग वहां बैठ के कि हमारी नागरिकता दो। अरे तुम्हें नागरिकता की कौन बात कर रहा है, तुम्हें कौन छीन रहा है नागरिकता? तो ये तमाम तरीके के आंदोलनजीवी लोग जो हैं वो यूनिसेफ में अड्डा जमा के बैठे हुए हैं और आज भी यूनिसेफ देश विरोधी कामों में लगा हुआ है। हमने सरकार को कई रिकमेंडेशंस की और कई चीज़ें सुधरी भी हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जब तक ये यूनाइटेड नेशंस की संस्थाएं सुधर ना जाएं, तब तक इनके साथ कोई काम नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपका जब इंटरव्यू करना था तो उससे पहले मैंने आपका पूरा ट्विटर, जिसे हम अब X कहने लगे हैं, वो पूरा मैंने खंगाला। तो मुझे उसमें जो ओवरऑल एक चीज मिली वो ये कि आप सनातन को लेकर अक्सर बातें करते हैं, और ठीक है, आपका धर्म है, हमारा धर्म है, हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन जब एक शख्स एक पद पर हो जाता है तो फिर उसको टारगेट भी किया जाता है। तो आपको सनातनी तो लोग कहते होंगे, लेकिन सेक्युलर वाला तमगा तो हट गया होगा आपके नाम के आगे से। देखिए, गांधी जी से जब किसी पत्रकार ने पूछा कि
आप अपने बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? तो गांधी जी ने कहा कि अगर मैं उसे कुछ सिखा सका तो ये सिखाऊंगा कि अपने धर्म की रक्षा कैसे करनी। मैं गांधी का अनुयायी होने के नाते हिंदू धर्म में मानता हूं। मेरा देश बदल गया है। मेरे देश में अगर मैं ये कहता हूं कि मैं हिंदू हूं तो कोई उंगली नहीं उठा सकता है। मैं उस परिस्थिति से निकल के आया हूं। मैं आपको सच बताता हूं, एकदम सच। एनसीपीसीआर में जो अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए इंटरव्यू होता है जैसे स्टेट की किसी सर्विस में जाने इंटरव्यू हो। और मेरा जो व्यापार है वो भी ऐसा था कि मुझे कई सारे प्रोफेसर से कई बार, मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट का काम है तो उसमें ज़रूरत पड़ती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि लोग कहते थे, मुझसे कहा, मेरे शुभचिंतकों ने कहा कि यार तुम ये कलावा वलावा पहन के जो है बैठोगे तो इमेज खराब हो जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इनकी मीटिंग्स में हम पूरे आस्तीन की कमीज़ पहन के जाते थे, अपने कलावा कड़ा और धार्मिक निशानियों को छुपा करके। तिलक कभी नहीं लगाते थे जब अर्जुन सिंह और कपिल सिब्बल जैसे लोग वहाँ बैठे होते थे। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि हिंदू आइडेंटिटी के साथ सरकार में काम करना, सरकार के साथ काम करना भारत में संभव नहीं था। यूपीए शासनकाल। यस, मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता रहा हूँ। और वो असर खत्म नहीं हुआ था। मेरा इंटरव्यू था तो मेरे किसी मित्र ने आके मुझसे कहा कि यार तुम वो पूरी वहाँ की कमीज पहन के जाना इंटरव्यू में, ये कलावा कड़ा नहीं दिखना चाहिए। तो उनको बताया कि अब दौर बदल गया है। अब जो है ये मोदी जी का दौर है और इसमें सभी को अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं को प्रकट करने की, धार्मिक मान्यताओं को मानने की, धार्मिक परंपराओं के अनुसार काम करने की आज़ादी है। अब इस देश में हिंदू होने पर शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। तो बी ए प्राउड हिंदू। ट्विटर से फिर मैं अपना अगला सवाल जनरेट करूंगी, वो ये कि नरेंद्र मोदी के साथ आपकी तस्वीरें हैं और मुझे लगता है कई बार आपकी मुलाकात हुई होगी निश्चित तौर पर। और जिस वक्त ये इंटरव्यू मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त तो उसी दिन आपने अमित शाह के साथ उनको बर्थडे विश करते हुए भी फोटो डाली है। मैं बेसिकली नरेंद्र मोदी के लिए पूछना चाहूंगी, जब आप उनसे मिले, आपकी जो भी बातचीत हुई उसमें क्या कभी उनकी तरफ से बच्चों के संरक्षण को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर बातचीत हुई? और उनका ऑरा कैसा है जब किसी कोई शख्स जाता है नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए? मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज किए हैं जो बताते हैं कि भले वो प्रधानमंत्री हैं लेकिन वो सामने वाले के बारे में ऐसे रीड कर लेते हैं कि मतलब बस जैसे आप और वही बैठे हैं। क्या शख्सियत है उनकी? और बच्चों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर कभी आपकी बात हुई उनसे? मेरी उनसे बच्चों के अधिकारों के अलावा किसी विषय पे कोई बात ही नहीं हुई कभी। भाई मेरे को जो काम दिया है वो उसी पे बात करेंगे। अब आप सोचो, भारत में बच्चे सुसाइड कर रहे थे, कोटा की खबरें थी, 2016-17 में कोटा में 55 बच्चों ने सुसाइड किया है। खबरें हिला देती थी। एक बच्चे का एग्जाम के डर से अपने जीवन को खत्म कर लेने का निर्णय पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर दाग है, प्रश्न चिन्ह। देश भर के, दुनिया भर के साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञानी, समाज विज्ञानी कहते थे कि बच्चे साइलोज में चले गए, उनसे कोई बात नहीं कर रहा, उनके मन में ग्रंथि बन रही, सुसाइड कर ले रहे। कारण सबको पता था, निवारण पे कोई बात नहीं करता था। निवारण पे एक स्टिग्मा था कि बच्चों से बात कौन करे। दुनिया के उस नेता का नाम बताइए जिन्होंने अपने सबसे व्यस्त कामों में से समय निकाल के बच्चों की परीक्षा पर उनसे बात करना शुरू किया? नरेंद्र मोदी। तो जो बच्चों की समझ, वो बच्चे जो वोटर नहीं हैं, जिनका उनसे कोई पॉलिटिकल लाभ नहीं है, पर एक लीडर जिसको ये पता है कि मैं देश के भविष्य में अगर अपना समय इन्वेस्ट करूंगा तो उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने उन बच्चों को आत्मिक संबल देने का काम किया जो परीक्षा में जा रहे हैं। उनको बोला कि तुम वॉरियर नहीं, वॉरियर हो तुम, वॉरियर मत बनो। आप सोचो जरा, उन्होंने एक किताब लिख दी एग्जाम वॉरियर बच्चों के लिए। बताइए किस प्रधानमंत्री ने लिखी?
इसके पहले तो पिता के खत पुत्री के नाम, मतलब इसके पहले के प्रधानमंत्रियों ने जो किया वो खुद के महिमा मंडन के लिए किताबें लिखवाई और लिखी। प्रधानमंत्री जी के मन में एक पल को भी ऐसा कोई विषय नहीं था, नहीं रहा होगा कि इस किताब लिखने से मुझे क्या लाभ। वो किताब लिखने से उनको केवल देश के भविष्य की चिंता थी कि उनके बीच में एक संदेश जा सके, सरल भाषा में जा सके। और वो मंत्रास जो उन्होंने दिए हैं बच्चों को, मैं उनको अमल करता हूँ। मुझे रियली प्रधानमंत्री जी के जो परीक्षा पे चर्चा वाले एग्जाम वॉरियर के मंत्र हैं, उनसे अपने जीवन में फ़ायदा हुआ है। और वो वहीं रुका नहीं काफिला, वो सफ़र आगे बढ़ा। उन्होंने फिर अगली किताब उन बच्चों के माता पिता के लिए भी लिख दी। तो प्रधानमंत्री जी रुकने वाले नहीं हैं, न थकते न रुकते हैं। तो और बच्चों के अलावा मेरे से उन्होंने किसी और विषय पे बात नहीं की। जो ऑरा की बात आपने कही, आप सौर मंडल में मानती हैं? तो सूरज की इर्द गिर्द घूमने वाले सभी ग्रहों को सूरज की रोशनी मिलती है, तो वो सूरज। अब ये हमारे ऊपर है कि हमारा सोलर पैनल उस सूरज से कितनी ऊर्जा आत्मसात कर पाएगा और उसको अपनी एनर्जी में परिवर्तित करके काम कर पाएगा। पर सूरज की ऊर्जा, सूरज की रोशनी सबके लिए बराबर है। हमारे सोलर पैनल की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि हम उससे कितना ले पाते हैं। वो तो लुटाने बैठे। अच्छा, मदरसों को लेकर आजकल बहुत सवाल भी उठ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से मेरी बात हुई, तो सोचिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होने के बावजूद वो कह रहे थे कि बंद करो, लूट बाजारी चल रही है, अड्डा बना लिया है। मुझे जानना है कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते क्या है? एक तो आप पहले मुझे ये बताइए कि पढ़ते क्या है वो। ये सूरज से बात आगे बढ़ाते हैं। मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं कि सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं कि इंसान को जो बनाया वो मनुष्य के रूप में उसको मांस के लोथड़े से बना दिया गया, या फिर पृथ्वी चपटी है। हाँ, धरती चपटी है। 30 बच्चों की क्लास में 2 बेंच खाली इसलिए छुड़वा दी जाती हैं ये बता के कि इन पे जन्नातों के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बताया जाता है कि जो टाई लगाने वाले बच्चे स्कूल जाते हैं वो गलत है, क्योंकि टाई तो क्रॉस का सिंबल है और एक मुसलमान को क्रॉस का सिंबल नहीं पहनना टाई चाहिए। क्रॉस का सिंबल है? यस, ये मदरसे में बताया जाता है, इसके डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। मदरसे में यह भी बताया जाता है, बाहिश्ती जेवर नाम की किताब पढ़ाई जा रही थी अशरफ अली थानवी की। क्या लिखा था उसमें? उसमें ये लिखा था कि अगर माइनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना है तो क्या क्या कायदे हैं उसके। एक कांग्रेस के नेता थे मौलाना किफायतुल्लाह, पाकिस्तान ने उनकी किताब छापी है, बिहार के मदरसे में पढ़ाई जा रही थी, हमने पकड़ी है। उसमें लिखा था कि एक खुदा के अलावा किसी और को जो मानेगा वो काफिर है। काफिर है, हाँ, वो खबर पढ़ी थी मैंने। गजवाए हिंद को जस्टिफाई किया जाता है। ये बताया जाता है कि मदरसे में पढ़ाने वाला टीचर एक वक्त पे बच्चे को 3 थप्पड़ मार सकता है। बच्चा चाहे तो कयामत के रोज इसका बदला ले ले। कयामत के रोज बदला ले ले मतलब वापस से मार दे पलट के? हाँ, सच में ये पढ़ाया जा रहा है? तो ये तो मदरसा अनंत, मदरसा कथा अनंता है। कितनी बातें करें इसके बारे में, लेकिन ये क्यों हो रहा है? भारत में आज के समय मदरसों का जो सिलेबस है दीनी तालीम के लिहाज से, वो औरंगज़ेब के ज़माने में तैयार किया गया। क्यों तैयार किया गया? हम इतिहास को नहीं देखेंगे तो भविष्य की संरचना समझ में नहीं आएगी। औरंगज़ेब ने अपने तरीके से चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया। औरंगज़ेब ने एक फतवाए आलमगीरी बनवाया, डॉक्यूमेंट था, ये रिपोर्ट है हमारी, उसमें उसका उल्लेख है। जिन लोगों ने फतवाए आलमगीरी बनाया उसमें उन्होंने ये लिखा कि जो मुसलमानों में ऊंची जाति के मुसलमान हैं उनको किसी भी प्रकार का गुनाह करने पे पीनल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी लिखा कि इस्लामिक शरियाई लिहाज से जो तंत्र चलेगा, जो शासन चलेगा, जो प्रशासन चलेगा,
उसमें आलिम उलेमा मौलवी टॉप पे होंगे, बादशाह उनकी सलाह लेके काम करेगा। अब ये तंत्र उन्होंने बनाया, इस तंत्र को रक्षा करने के लिए उन्होंने मदरसा एजुकेशन सिस्टम जो इस्टेब्लिश किया, उसमें दरसे निजामिया नाम का सिलेबस बना दिया। देखिए, इतिहास को देखने के अपने अपने प्रोस्पेक्टिव है। अब हमको औरंगजेब एक आतताई लगता है, एक विलेन लगता है, उनको औरंगजेब एक हीरो लगता है। अब मोहम्मद बिन कासिम है, हाँ, ये किताब का मैं पूछने ही वाली थी ये तो मैं आपसे। आपके कैमरे में ये दिखा दिखाना दीजिए, हाँ। चाहूंगा। हम्म, इस किताब में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी। शहर के पुरोहितों का एकमात्र फैसला था कि मोहम्मद बिन कासिम जैसे देवता की मूर्ति का स्थान हमारे मंदिर है। पुरोहिती ने इसके लिए बुद्ध का एक पुराना मंदिर तय किया। एक बलात्कारी, एक आतताई, एक आतंकवादी, एक हिंसक प्रवृत्ति का आदमी भारत पे हमला करने आया, कासिम उसका नाम था। उसने राजा दाहिर की लड़कियों का रेप किया, सिंध में हजारों लड़कियों का रेप किया। ये किताब जो है ये कह रही है कि वहाँ के पंडितों ने, पुरोहितों ने भगवान बुद्ध की मूर्ति सिंध में एक मंदिर से भगवान बुद्ध की मूर्ति निकाल दी और कासिम की मूर्ति लगा के बोला कि इसकी पूजा करेंगे। और कासिम इतना महान आदमी था कि उसने बोला कि मेरी मूर्ति की पूजन नहीं होने दूंगा, कि एक अल्लाह को मानने के अलावा कोई किसी और को नहीं मानना चाहिए। और सारे लोग उसके प्रेम की भाषा सुन के कन्वर्ट हो गए। दुनिया भर के इतिहासकारों से मैं जवाब मांगना चाहता हूं, आज वो रोमिला थापर हो या योगेंद्र यादव सिलेबस लिखते थे, हर्ष मंदर किताबें लिखता था, वो बताए कि मोहम्मद बिन कासिम हीरो था या विलेन था, और क्यों मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ये भी देख लीजिए। ये जूम करके दिखाइएगा। बिल्कुल। मदरसा अरबिया फजलुल्लाह इस्लाम की लाइब्रेरी की किताब है, ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जो ऐतिहासिक विलन हैं उन्हें हीरो बना के उन्हें हीरो बना के बच्चों के सामने पोर्ट्रे किया जा रहा है। एक बलात्कारी कैसे हीरो हो सकता है, ये सवाल। हर्ष मेंदर का आपने जिक्र किया, और अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं जॉर्ज सोरोस से संबंधित कोई खबर पढ़ रही थी, तार मिलते जुलते से नजर आए। सीधा एजेंट है, सीधा एजेंट है। जॉर्ज सोरोस का भारत में सीधा एजेंट हर्ष मंदर है। कौन है हर्ष मंदर? इतिहास तो सुनेंगी। बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू के समय जो चाइना से भारत की जंग हुई, हमने जो सुना सैन्य इतिहास के हवाले से कि रसद नहीं मिली, गांव में सूचना नहीं पहुंची, और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के चलते सेना को मदद सरकार ने नहीं पहुंचाई। इसके नतीजे में हमको अपनी ज़मीन खोनी पड़ी। हमारे सैनिकों की वीरता में कोई कमी नहीं थी, हमारे सैनिकों ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। पीछे से रसद नहीं पहुंचाओगे, जुराबें नहीं थी सैनिकों के पास, रसद नहीं थी, हथियार नहीं थे, बंदूकें नहीं पहुंचाई, किसने रोकी? कौन थी वो कड़ी जो संदेशों के आदान प्रदान के बीच में थी? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सर्विस। जवाहरलाल नेहरू ने एक दिन ये बोल दिया किसी किसी को भी उठा के कि आज से तुम ब्यूरोक्रेट हो, कोई एग्जाम नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम ब्यूरोक्रेट हो। उनमें से एक था हरमंदर सिंह। उन हरमंदर सिंह का लड़का है हर्ष मंदर। अब तो बूढ़ा आदमी है, तो हालांकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कमान संभालते से ही देश की उस नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सर्विस को डिसबैंड कर दिया था, बंद कर दिया था। आपको नागालैंड का वो ऑर्डिनेंस याद है जिसमें कहा गया था कि हिंदू साधुओं का नागालैंड में प्रवेश वर्जित है? तो यही इन्हीं लोगों का काम था वो भी। खैर, हर्ष मंदर जो है वो ब्यूरोक्रेट था, 1980 बैच का आईएएस है। उसने सिंगल हैंडेडली लगभग एक दशक तक मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर वाले इलाके में मेधा पाटकर जैसे लोगों को क्रिएट करने का काम किया विदेशी फंडिंग से।
सरदार सरोवर डैम को बनने से रोकना, इस एकमात्र उद्देश्य के साथ उसने नौकरी की है मध्य प्रदेश में। खरगोन कलेक्टर था, नरसिंहपुर कलेक्टर था, नर्मदा के अंचल में कई जगह कलेक्टर रहा। उसके बाद जो है वो, ये भी भारत में बहुत रेयर है, मुझे नहीं पता दुनिया में मिलेगा कि नहीं, कि एक आईएएस ऑफिसर को सरकार ने एक एनजीओ में डेपुटेशन पे भेज दिया। वो हर्ष मंदर था। वहां से आके उसको लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी जो मसूरी में है उसका ज्वाइंट डायरेक्टर बना दिया। उसने वहां रहते क्या किया, वो सारे लोग जो नक्सल सिंपैथाइजर्स हैं, वो सारे लोग जो आतंकी सिंपैथाइजर्स हैं, उनको लवासना में आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी बनाने का काम किया। वो वकील जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए काम किया, जिन्होंने अजमल कसाब की फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को कोर्ट के दरवाजे खटखटाने का काम किया, वो भारत के ट्रेनी आईएएस ऑफिसर को सिखाने मसूरी जाते थे। थैंक्स टू हर्ष मंदर। दुष्ट आदमी है। मेरी जांच के दायरे में तब आया जब ये पता चला कि वो 53 ऑर्फनेजेस चला रहा है देश में। अच्छा। 10,000 बच्चे थे जो उसको हर्ष पापा कहते थे। एकदम फिल्मी स्टोरी है। वर्चुअली कनेक्ट होता था और हर्ष पापा बन के लोगों से, बच्चों से बात करता था, नई नई बातें सिखाता था। बातें क्या सिखाता था, दिल्ली में जब उसके अनाथ आश्रम में हमने विजिट किया तो एक बच्चे ने मेरे को अनायास ये बोला कि मोदी जी जबरदस्ती पाकिस्तान से हर वक्त झगड़ा करने की बात करते। ये पुलवामा की ठीक बात की बात बता रहा हूं मैं आपको, कि मोदी जी पाकिस्तान से हर वक्त जबरदस्ती झगड़े की बात करते हैं। पाकिस्तान तो दोस्त मुल्क है, झगड़े से थोड़ी काम चलता है। पटना में उसके एक अनाथ आश्रम में एक लड़की की कॉपी मिली। कॉपी में यह लिखा हुआ था सीएए आ गया है, एनआरसी आने वाला है। मेरे 10वीं कक्षा के एग्जाम मार्च में, जनवरी में लिख रही है वो, मेरे 10वीं कक्षा के एग्जाम मार्च में है 2020 में। लेकिन मेरे पास 21 तरीके के डॉक्यूमेंट नहीं है। हर्ष पापा ने बताया है कि 21 तरीके के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो एनआरसी नहीं बन पाएगा, और एनआरसी नहीं बन पाया तो रोल नंबर नहीं आएगा, रोल नंबर नहीं आया तो परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। इसलिए वो 16 साल की लड़की पटना के गांधी मैदान में सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट में जाती थी, वो हिंदू थी। कल्पना करिए किस लेवल पर ब्रेन वॉशिंग हो रखी। हाँ। इसी के चिल्ड्रन होम में रांची में एक लड़की के साथ यौन हिंसा करी चौकीदार ने। इसी के चिल्ड्रन होम में 2013 में दिल्ली में एक लड़के के साथ यौन उत्पीड़न किया गया। इसी के चिल्ड्रन होम की लड़कियां थीं जो शाहीन बाग पे और जंतर मंतर पे, जिनको बिठा करके नारे लगवाए जाते थे कि हमारी नागरिकता छीनी जा रही है। बच्चों का मैसिव दुरुपयोग किया गया। तो हमने जांच की और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इन चिल्ड्रन होम को चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार पैसे दे रही थी। क्या? हाँ। इसके क्या सबूत है? सबूत हैं, सबूत दिए, एफआईआर कराइए, ईडी ने इन्वेस्टिगेशन करिए। यस, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 3-3 स्कूलों की बिल्डिंग अनाथ आश्रम चलाने के लिए दे रखी है। एक खाली करा पाए हम, 2 अभी भी दे रखी है। और अनाथ आश्रमों में बच्चों को ट्रेन किया जाता है, देश के खिलाफ बातें सिखाई जाती है। आंदोलनों में भारत के खिलाफ नारे लगवाने के लिए बच्चों का उपयोग किया जाता है। आपको नहीं लग रहा कि ये जो क्राइम बढ़ रहा है देश के खिलाफ, उसमें माइनर्स का ज्यादा रोल हो गया है? माइनर्स का उपयोग ज्यादा हो गया है। ये वही गैंग है जो कश्मीर में पत्थरबाज तैयार करती थी। मनमोहन सिंह देश का प्रधानमंत्री, इन सभी सिंपैथाइजर नक्सली आतंकवादियों के रोल मॉडल मनमोहन सिंह, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तब नया नया बना था, 370 लागू थी। किसी भी आयोग का कार्यक्षेत्र जो है वो कश्मीर में नहीं था, तो इसका भी नहीं था।
एक स्पेशल प्रोजेक्ट मनमोहन सिंह ने पीएमओ से फंडिंग देके सैंक्शन किया एनसीपीसीआर के लिए कश्मीर में, और उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जिस आदमी को नियुक्त किया गया वो हर्ष मंदर की रिकमेंडेशन पे किया गया फाइल में। और उसका पता क्या था? उस आदमी का पता था जेएनयू का फलाना फलाना हॉस्टल, इतने ही पते पे कर दिया नियुक्त। उसका काम क्या था? बच्चों को जाके बच्चों के बीच में काम करना। ब्लॉक लेवल पे कोऑर्डिनेटर थे, ब्लॉक लेवल के कोऑर्डिनेटर्स को मैनेज करना। जम्मू कश्मीर के 2 ब्लॉक्स में काम कर रहे थे, 2 जिलों में। आप डेटा उठा के देख लीजिएगा, वही 2 जिलों ने सबसे ज्यादा पत्थरबाज तैयार किए। मुझे आज ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि मैंने वो सब बंद कराया और ये तय करने का काम किया कि सरकार के फंडिंग से कम पत्थरबाज तैयार ना हो जो हमारी फौज के सिपाहियों पे पत्थर फेंके। बिल्कुल। उन बच्चों को सही दिशा देने की जरूरत है। निश्चित रूप से धारा 370 हटने से कश्मीर के बच्चों की मेन स्ट्रीमिंग के लिए एक रास्ता खुला है, एक दिशा खुली। वापस मदरसे पर आते हैं। मदरसों को फंडिंग कौन करता है? क्या इंटरनेशनल फंडिंग वाली बात सच है? और सरकारी फंडिंग की क्या जरूरत है जो सरकार से अनुदान मिलता है? मैं एक बार हर्ष मंदर वाला कंक्लूड कर देता हूं, फिर उसके बाद इसका ठीक है। जवाब दूंगा। अब हर्ष मंदर अकेला इसमें नहीं था। अच्छा। हर्ष मंदर के साथ जो है मध्य प्रदेश का फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह का एडवाइजर शरद बेहार का लड़का अमिताभ बेहार इस एनजीओ में डायरेक्टर है। भारत सरकार का फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी इस एनजीओ में डायरेक्टर था। तो इस तरीके के बड़े बड़े लोग। अब वो जो अमिताभ बेहार इनका डायरेक्टर है, वो 4 ऐसे एनजीओ चलाता है देश में, ऑक्सफैम जैसा एनजीओ, जो केवल फॉरेन फंडिंग से सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं आपको यहां पे एक और उदाहरण दूंगा। आपने यूनिसेफ का भी सवाल पूछा था। कोविड के समय हमको एक फॉरेन एम्बेसी ने कॉन्टेक्ट किया, मिलने आए कि हम कुछ मदद करना चाहते हैं बच्चों की। हमको बताइए क्या बात है। तो बोले हमारे पास एक डेटा है और वो डेटा जो है ये बताता है कि 18 लाख परिवारों के बच्चे वनरेबल हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप हमारी मदद करिए तो हम काम करेंगे। उनका डेटा आपके पास आया कैसे? बोले एक्शन एड ने दिया है। एक्शन एड एक एनजीओ है। अमिताभ बेहार, शरद बेहार का लड़का हर्ष मंदर का पार्टनर एक्शन एड में नौकरी करता था। अच्छा। तो एक्शन एड के पास कैसे आया? 10 करोड़ रुपए की फंडिंग लेने के लिए हमारी मुहर लगवाना चाहते थे। एक्शन एड के पास कहां से आया? एक्शन एड उत्तर प्रदेश में यूनिसेफ की पार्टनरशिप में काम कर रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने माइग्रेंट लेबर जो वापस गई थी कोविड के दौर में, उनका डेटा अपने कर्मचारियों से का संधारित करो। कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने आउटसोर्स कर दिया यूनिसेफ को, यूनिसेफ ने आउटसोर्स कर दिया एक्शन एड को। 18 लाख बच्चों का, परिवारों का डेटा पहुंच गया एक्शन एड के पास। एक्शन एड ने एक फॉरेन फंडिंग एजेंसी से 10 करोड़ रुपए की ग्रांट ले ली। आखिर में हमारे पास आए कि इसको चैनलाइज करवा दो। तो यही सरकारों का काम हो गया था, रोका हमने उसे। अब आते हैं मदरसों की फंडिंग पे, आपके मूल सवाल के जवाब में। ये देश को पता चलना चाहिए, ये देश को पता चलना जरूरी है। तो मदरसों को सरकारी फंडिंग दिया जाना कतई भी मुनासिब नहीं है। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का ये कहता है कि हर बच्चे को 6 से 10 साल की उम्र में 4 घंटे और 10 से 14 साल की उम्र में 6 घंटे स्कूल में पढ़ना है, और वही उसका शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। अब ये जो मदरसे हैं भारत में 3 तरीके के। एक वो मदरसे जिनकी आप बात कर रही हो, मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड। एक वो मदरसे जो एफिलेटेड नहीं है। मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं, तो मदरसा बोर्ड से जो एफिलेटेड मदरसे नहीं हैं, जितने बड़े बड़े नाम हैं वो उसी में शामिल है। दारुल उलूम देवबंद, मदरसा अशरफिया बरेलवी, नदवातुल लखनऊ, इनमें से कोई एफिलेटेड नहीं है। जो एफिलेटेड हैं वो एक नए प्रकार का बिजनेस है।
अच्छा। भाई जो मदरसा 300 साल से, 200 साल से, 100 साल से चल रहा है, अगर मदरसा बोर्ड उतना ही अच्छा तो एफिलेट क्यों नहीं हुआ? तो हुआ नहीं, आपने नए खोल लिए और बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया। अब देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून ये कहता है कि हर बच्चे को स्कूल तक लाना जिम्मेदारी सरकार की है। अब सरकार जो है, मान लीजिए सुबह 7 से 12 तक का स्कूल है, उस 7 से 12 तक के स्कूल के समय में बच्चे को अगर मदरसा भेजने के लिए मदरसा को ग्रांट दे रही है तो बच्चे के अधिकार का इंस्टीट्यूशनलाइज हनन कर रही है। दीनी तालीम से हमको कोई बुराई नहीं, लेकिन मदरसे की पढ़ाई स्कूल की पढ़ाई नहीं है, ये स्वीकार करिए। मदरसे की पढ़ाई स्कूल की पढ़ाई की कीमत पे नहीं होगी, ये स्वीकार करिए। स्कूल की पढ़ाई के घंटों के बाद या पहले अपनी दीनी तालीम कर लीजिए। मदरसा बोर्ड तो बिल्कुल भी नाजायज इंस्टीट्यूशन है, उनमें हिंदू बच्चों को रखा गया है। क्या जरूरत है? ये रिपोर्ट में है, 8 राज्यों में मदरसा बोर्ड है, हर राज्य के मदरसा बोर्ड के मदरसे में हिंदू बच्चे हैं। कौन सी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी आप बनाना चाह रहे हैं? टैक्स पेयर के पैसे से हिंदू बच्चों को यह पढ़ा के कि जो एक खुदा में नहीं मानता वो काफिर है। ये सब हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं? यस। तो कम से कम भारत के टैक्स पेयर के साथ छल मत करिए, ये ठीक बात नहीं। आप दीनी तालीम दीजिए ना, कौन मना करता है? टैक्स पेयर के पैसे से हिंदू बच्चे को क्यों इस्लाम की मजहबी तालीम देना? नहीं, लेकिन प्रियंक जी, मदरसों को क्या जरूरत है फंडिंग की? उनके पास तो अपना सोर्स ऑफ इनकम है ना। हाँ है। और पहले तो मैं जानना चाहूंगी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम सरकार का रेवेन्यू कहाँ से आता है? हम उसमें शराब गिन सकते हैं, ब्याज, हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट जो लगता है, बिल्कुल। ये तो दोनों हराम है इस्लाम में। हाँ, इस्लाम में शराब के पैसे से, ब्याज के पैसे से मदरसा चलाना हराम है, लेकिन भारत में कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमान कि हमको शराब और ब्याज के पैसे से मदरसा चलाने के लिए ग्रांट दीजिए। भाई, सरकार के जो रेवेन्यू के प्रमुख सोर्सेज हैं उनमें शराब भी शामिल है, ब्याज भी शामिल है। अब भारत के मुसलमान दिन की कौन सी सेवा कर रहे हैं जो हराम के पैसे से मदरसों को चलाना चाहते हैं? शराब का पैसा तो हराम का पैसा है, जबकि आपके पास हलाल कमाई के सोर्सेज जो हैं, 8,000 करोड़ की जकात आ रही है, कहाँ जा रही है? डेटा है हमारे पास, 8,000 करोड़ बेयर मिनिमम पे काउंट किया है, एक्चुअल पे देखेंगे 15,000 करोड़ से ऊपर निकलेगी। 450 करोड़ की कुर्बानी की खालें इकट्ठी हो रही हैं देश में। जो ईद उल जुहा के अवसर पर जानवर को ज़बह किया जाता है, हलाल किया जाता है, कुर्बान किया जाता है, उसकी खाल मदरसे का हिस्सा है शरियाई ढंग से। अच्छा, 450 करोड़ कीमत होती है उनकी। कहाँ जा रही है वो? 1,000 करोड़ के आसपास का फितरा की रकम इकट्ठी हो रही है, वो कहाँ जा रही है? 1,20,000 करोड़ की जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उनका जो किराया आ रहा है, उसमें मदरसे का जो बड़ा हिस्सा है वो कौन खा रहा है? इतना पैसा खुद के पास होने के बाद 100-125 करोड़ की सरकार की स्कीम के लिए कोर्ट में महंगे महंगे वकील लगा के लड़ रहे हो हराम का पैसा लेने के लिए। अपना दिमाग लगाओ। दिमाग ना लगा सके मुसलमान, यह तय करने का काम भारत के पहले शिक्षा मंत्री से लेकर के आज तक किया जा रहा है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना आज़ाद। उत्तर प्रदेश के एक मदरसे में खड़े हुए और खड़े होकर क्या बोले? देश में 24 यूनिवर्सिटी हैं, हजारों लाखों स्कूल हैं, लेकिन तुम्हें उन स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ना, तुम्हें उन यूनिवर्सिटी में नहीं जाना। ऐ मुसलमानों के बच्चों, तुमको तो मदरसे में तालीम लेनी है, आखिरत के लिए तैयार होना है, लाइफ आफ्टर डेथ। मुसलमानों को 5 एजुकेशन मिनिस्टर मिले भारत में। 20 साल तक भारत में मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर रहे। SC ST इतने प्रिविलेज्ड नहीं थे। आज हायर एजुकेशन में SC के बच्चों की जो संख्या है वो 14% है, ST की 5.5% से ज्यादा है, OBC की 37% है, मुसलमान 5% पे अटके हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कम्युनिटी ने समझ लिया, पढ़ा लिए बच्चे, आज बराबरी से खड़े हैं, कंपटीशन में है। बिल्कुल। और जिन्होंने 800 साल मुल्क पे राज किया, कासिम से लेके, गौरी से लेके, औरंगजेब से लेके, गजनवी से लेके देश की पूरी धन संपदा लूटी,
उस कम्युनिटी के बच्चे पंचर बना रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि एजुकेशन से महरूम रखने का काम चुनिंदा नेताओं ने किया, जो कम्युनिटी को एजुकेशन के थ्रू एम्पावर नहीं होने देना चाहते। ये कारण। तो ये मदरसे बंद होने चाहिए, इनको जो अनुदान मिल रहा है वो बंद होना चाहिए। आपने चैलेंज किया है इसको। मदरसा बोर्ड बंद होना चाहिए, मदरसों का अनुदान बंद होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिकमेंडेशन पे फिलहाल स्टे लगाया हुआ है। इसमें यूपी सरकार का क्या रोल है? क्या वो आपके पक्ष में है कि उनके हिसाब से भी होना चाहिए? बड़ा दिल तोड़ने वाला काम किया उनके वकीलों ने। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मदरसा बोर्ड के समर्थन में बात कही। ये रिकॉर्ड पे है, सब आया। आप यूपी की बात कर रहे हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश लग रहा सरकार है के बड़ा वकील, कॉन्ट्राडिक्टरी सा। उत्तर प्रदेश सरकार के वकीलों ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये बोला है कि मदरसा बोर्ड बंद करने के पक्ष में हमने कोर्ट में दलील नहीं दी। रिकॉर्ड पे। तो एक वो कविता है ना दिनकर जी की, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। सरदार भगत सिंह का केस आपको याद है? खुशवंत सिंह के बाप सरदार शोभा सिंह ने सरदार भगत सिंह के खिलाफ बयान देके उनको फांसी करवाई थी। हम सबको पता है ये बात। क्यों पता है? शोभा सिंह गद्दार था, अंग्रेजों का दलाल था। उसने भगत सिंह को फांसी कराई क्योंकि कोर्ट के रिकॉर्ड में यह दर्ज है। आज भी न्यायालय में जो लोग दलीलें दे रहे हैं इस पक्ष में कि मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाना जायज है, उनके अपराध भी समय लिख रहा है, समय उनको सजा भी देगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं वक्फ बोर्ड को लेकर पूछना चाहूंगी। वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, अमेंडमेंट हो नहीं हो, तमाम तरह की चीजें हैं। इस बीच पॉलिटिकली भी कुछ लोग एक्टिव हैं, कुछ मौलाना एक्टिव हैं जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे बदरुद्दीन की अगर मैं बात करूं तो कभी संसद भवन हो गया, कभी एंटीलिया हो गया, फिर उस पर अबू आजमी की टिप्पणी हम सबने सुनी, हाँ तो ठीक है लीज पर अब तक का किराया दे देना चाहिए। क्या कैसे देखते हैं आप इन सब चीजों को? कठमुल्ले हैं ये लोग और खुद का पेट भरने के लिए कम्युनिटी के बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। बदरुद्दीन अजमल के कोई 6 मदरसा कम ऑर्फनेज कम चिल्ड्रन होम अजीब से इंस्टीट्यूशन चल रहे थे असम में, मेघालय बांग्लादेश के बॉर्डर पे, और आपका मणिपुर में। उसके रजिस्टर में एंट्री थी दान में मिली चीज़ों की। एक जगह लिखा था, जो स्टॉक रजिस्टर होता है ना, उसमें कोई चीज़ आमद हुई तो आमद में लिखा था एक गाय। अच्छा। अब आवक की जावक हो गई, एक कमोडिटी की तरह गाय लिखी थी। डिस्पैच में लिखा था गाय, डिस्पैच हुई। पर्पस में लिखा था फॉर द पर्पस ऑफ डिनर। हमारी भावनाएं गाय काटने से आहत होती हैं, तुम गाय काट करके ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हो जो नफरत के साथ जिएगी हिंदुओं के प्रति। बदरुद्दीन अजमल के इंस्टीट्यूशन में गाय को काटने के लिए बांधने का शिकंजा हमको मिला था। बदरुद्दीन अजमल के इंस्टीट्यूशन में 250 बच्चों के कागज गायब थे। हमको नहीं पता बांग्लादेशी थे, भारत के थे, रोहिंग्या थे, क्या थे, हमको नहीं पता। लेकिन हमको यह पता है कि यूनिसेफ के लोगों को बिठा करके रोहिंग्या डिटेंशन कैंप में बदरुद्दीन अजमल ने भारत के खिलाफ एक रिपोर्ट बनवाई थी। हमको यह भी पता है कि बदरुद्दीन अजमल के पास IHH टर्की के एक IHH नाम के NGO से पैसा आ रहा था, अकीका प्रोजेक्ट के नाम पे आ रहा था। उस NGO को टर्किश अथॉरिटीज ने अल कायदा से रिलेशन होने के चलते इंटरोगेट किया था। और हमको यह भी मालूम है कि वक्फ बोर्ड के कमाई का एक स्रोत यतीम खाने हैं, और यतीम खानों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता क्योंकि ये लोग बच्चों को एडॉप्शन में नहीं देना चाहते। इस्लाम में तो
ऑल इंडिया Adopt नहीं कर सकते ना शायद, भाई देश शरिया से चलाना है कि संविधान से पहले ये तय करिए। वो तो डबल स्टैंडर्ड है। तो डबल स्टैंडर्ड में जब आप एक दिन आके बोलते हो कि देश संविधान से हाँ। चलेगा, तो अगले दिन शरिया पे कैसे शिफ्ट हो जाते हो? जो बड़े बड़े बैरिस्टर हैं इनके, वो इस बात का जवाब दें कि शरिया या संविधान। अपने मन मुताबिक संविधान हो जाता है, अपने मन मुताबिक तो शरीयत। शरिया मान रहे हो अगर, तो चोरी करोगे हाथ काटेंगे, रेप करोगे तो वो करेंगे। या तो शरिया मानो या संविधान मानो। ये जो भारत के कठमुल्ले हैं ना, अगर इनको शरिया मानने वाले मुल्कों में पहुंचा दिया जाए, 3 दिन में ये सब रह नहीं पाएंगे, साफ साफ कर दिए जाएंगे। सब में इतने ऐब हैं, तो संविधान पे आइए, संविधान मानिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बना बताइए? क्यों बना और किसने बनाया? खुद से जमीयत बन गया। उलेमाए हिंद ने बनाया। क्यों बनाया? 1972 में भारत की सरकार संसद में एक कानून लेके आई कि बच्चों को गोद दिए जाने की प्रक्रिया कैसे रेगुलेट होगी। यतीम खानों से बच्चे गोद देने में चले जाएंगे, यतीम खानों की जो करोड़ों की संपत्ति है वो पब्लिक हो जाएगी। फिर ये घोटाला कैसे चलेगा? घोटाला चलता रहे, कौम के पैसे का घोटाला है ये, वो घोटाला चलता रहे, आम मुसलमान का पैसा है ये, वो घोटाला चलता रहे, इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के उस गोद देने वाले कानून का विरोध किया गया। इसलिए बना। हालांकि मोदी जी की सरकार 2015 में वो कानून ले आई, इफेक्टिवली चल रहा है। मजे की बात यह है कि 370 होने के कारण जम्मू कश्मीर में ये कानून लागू नहीं था। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अडॉप्शन में बच्चे जाने लगे हैं। तो एक सरकार अगर कमिटमेंट के साथ काम करती है तो एक कठमुल्लापन खत्म होगा, समय लगेगा थोड़ा सा। और मैं ये मानता हूं कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जिस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, सभी राज्यों को उसमें सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल। आज ये जैसा कोर्ट में हुआ, ऐसी घटनाएं जो हैं डिसहार्टनिंग होती हैं, राष्ट्रपति कार्यकर्ताओं का मन तोड़ती हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंक जी, आप स्टूडियो में आए, आपने बहुत सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी और मुझे तो लगता है कि एक नया नजरिया दिया है मुझे, जो कि हर वक्त खबरों में हम लोग बने रहते हैं, मुझे भी और जो दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे थे उनको भी। बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। नमस्कार।